हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। आज इस वीडियो में हम मिल रहे हैं क्लास 10th के लास्ट ईयर टॉपर ध्रुव खन्ना से। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि ध्रुव ने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करी थी, क्या स्कोर रहा था, उसने किन चीज़ों पे ध्यान दिया था और किन पे नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए ध्रुव स्टार्ट करते हैं। आपका मैथ्स का स्कोर कैसा था ध्रुव? मेरा मैथ्स का स्कोर 95 आए थे ओवरऑल, उसमें 100 में से मेरे आए थे। साइंस में? साइंस में 96 आए थे और उसमें आउट ऑफ 100। नाइस। और एसएसटी में कितना था आपका? एसएसटी में 99% था, वो एक मार्क्स भी उसमें राइटिंग प्रॉब्लम कर गया था मेरे को। बहुत सही। और ओवरऑल कितनी परसेंटेज थी अभी 10th में? ओवरऑल में 93 पॉइंट बनी थी। नाइस नाइस। और अभी आप क्या कर रहे हो, कौन सी स्ट्रीम लेके? अभी मैंने साइंस लिए विद बायो और मैथ्स दोनों लिए मैंने। विद बायो मैथ्स दोनों? बहुत ही बढ़िया। चलो ध्रुव, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के बारे में। अगर हम स्टार्ट करें मैथ्स से ध्रुव, तो ओवरऑल आपको मैथ्स को लेके क्या था? मतलब मैथ्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग थे, आपके वीक थे, आपके हिसाब से क्या था, ये आपने क्या करा था मैथ्स को? मेरे मैथ्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग थे बिकॉज मेरे फादर में तो शुरुआत से हमें मैथ्स वगैरह में रहते थे, तो मैं मैथ्स में इंटरेस्ट भी आता था। उसकी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जो रहती थी वो मेरे लिए इजी रहती थी, दैट्स व्हाई मेरे को मैथ्स में अच्छा लगा था। एंड मैथ्स के अंदर जो आरडीशन वगैरह की जो किताबें थी, मैंने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करे थे उसके अंदर बैठ के। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा करे थे। ज्यादा ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन और मेरे को उसके ऑलमोस्ट सारे कुछ आंसर्स याद ही हो गए थे सही। तो इतनी बार मल्टीपल रिवीजन कर ली थी कि याद ही हो गए थे। बिकॉज मेरे जो मैथ्स का जो कहते तरीके से कोर्स था वो पहले ही खत्म हो गया था। 10th का कोर्स मेरा ऑलमोस्ट 9th के हाफ में खत्म हो चुका था। हाँ, मुझे पता लगा था कि अपने 9th में 10th का ऑलमोस्ट कोर्स खत्म कर लिया था। 10th में तो आप रिपीटेशन कर रहे थे। उसमें हर एक चीज बहुत ही शायद इसलिए 95 थे। अच्छा तो पहले बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। अगर अभी हम स्टैंडर्ड वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, बेसिक्स बात में करेंगे, तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए रिसोर्सेज सबसे बेस्ट कौन से, उन्हें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना? एनसीईआरटी स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? मैथ्स के अंदर ज्यादातर लोग ऐसे कहते हैं कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से देखो तो मैथ्स में एनसीईआरटी ऑलमोस्ट ना के बराबर इंपॉर्टेंस रखती है स्टैंडर्ड के हिसाब से। स्टैंडर्ड के हिसाब से बिकॉज कहते हैं एनसीईआरटी में से आपको कोई आएगा ही नहीं क्वेश्चन, वो सिर्फ फॉर्मूलेस के लिए होती है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर लोग होता है ना कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा नहीं है इसमें। रेयर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, बहुत रेयर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। एनसीईआरटी का लेवल बहुत लो रहता है। हां, स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब उसमें भी मिसलेनियस में थोड़े बहुत जो आएंगे इस अब जो कहते हैं कि सिलेबस करते हैं उससे आपसे। बाकी ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं आपके आरडी शर्मा वगैरह में से आते हैं। आरडी शर्मा अगर किसी ने पूरी कर ली है तो मतलब उसके बाद क्वेश्चन आने के चांस ना के बराबर है, बिकॉज़ आरडी शर्मा ही इतनी मोटी होती है, उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। बड़े बड़े। तो आपकी मेन बुक का जो फोकस था वो आरडी था, क्योंकि आपने एनसीईआरटी तो एक बार करी, फॉर्मुलेस देखे, और मेन फोकस आरडी का था। लेकिन आरडी में तो मोस्टली बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा लेवल ऑफ टफनेस होती है क्वेश्चन की, तो वो सब करने उनको नहीं, सारे क्वेश्चन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। उसके अंदर जैसे जब मेरी बुक्स थी उसमें तो लेवल डिफाइन होते थे कि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तक, ठीक है। तो उसमें एक लेवल ऐसा आता था, उसके बाद जिसमें आपके मेन जो क्वेश्चंस है वो नहीं बन पाएंगे, वो नहीं होंगे, कहते हैं 10th के बोर्ड के चांसेस नहीं होते उसके अंदर। मतलब सीबीएसई ओरिएंटेड करने हैं। हाँ, उसके अलावा नहीं करना। उसमें पर्टिकुलरली मार्क होते हैं कि सीबीएसई के इस ईयर में आए थे, इसमें आए थे, तो वो सबसे ज्यादा उनको ट्राई करना है, बिकॉज जो टीचर्स होते हैं ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको पकड़ाएंगे। ऐसे नहीं पढ़ाएंगे लाइक कि नए नए क्वेश्चन कोई नहीं बनाते थे आसानी से। वो 10-15 सालों के क्वेश्चन उठाया, उसमें दो चार क्वेश्चन हर एक में से उठाते हैं एंड उसमें से सबको इसी पे आते हैं। फिर पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट थे अगर 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो? 10th स्टैंडर्ड में पीवाईक्यूज ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर मैथ्स में, तो बिकॉज क्योंकि जो नए क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के अंदर बनाने में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बिल्कुल। कई बार उसके आंसर्स नहीं मिलते सही, कई बार आंसर में गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग मुश्किल हो जाती है। पीवाईक्यूज उसको उठा के डाल देते हैं उसमें, तो इससे क्या होता है कि इजी पड़ता है प्रीवियस के लिए। तो बेसिकली वो कर क्या रहे, लास्ट 10-12 साल के पेपरों में से क्वेश्चंस उठाते हैं और एक नया पेपर बनाते हैं। वर्डिंग चेंज कर दी, इक्वेशन चेंज कर दी, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया पीवाईक्यूज, फिर हो गई आरडी, और अगर लास्ट में है तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करनी है लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको फॉर्मूले और बेसिक्स पता लग जाए। फिर फोकस कर रहे हैं सारा आरडी पे, ताकि आरडी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर हो जाए, और फिर आना है पीवाईक्यूज पे। आते हैं सैंपल पेपर पे। इन सब के बाद जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी बच्चे सैंपल पेपर ही करते होते हैं, तो सैंपल पेपर कितने इंपॉर्टेंट है? सैंपल पेपर ये होता है कि उसमें क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते उसके। अगर मैथ्स वगैरह से देखें तो उसमें टाइम बाउंडेशन इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 3 घंटे 2 घंटे कैसे जो टाइम बाउंडेशन होती है ना, वो हम लोगों को इंपॉर्टेंट रखनी होती है, बिकॉज जो सैंपल पेपर के क्वेश्चन है वो रिपीट होके आएंगे। जैसे एक बुक आपने ली है, ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज ही होते हैं, सारे रिपीट ही होते हैं, मतलब जैसे 4 उसमें पेपर्स हैं तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो उसमें टाइम बाउंडेशन है कि हाँ इतने टाइम में मेरा ये क्वेश्चन हो जा रहा है, इतने टाइम में मैं पूरा कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली बच्चों को पता लगे कौन सा सेक्शन कितने टाइम में खत्म करना है, ये इंपॉर्टेंट है उनका। आप सैंपल पेपर कैसे किस टाइम पे लगाते थे, मतलब टाइमर लगा के करते थे या फिर कैसे करते थे आप? मैंने जो शुरुआत में करे थे, जैसे मेरे पास 2-3 सैंपल पेपर की बुक्स थी, इसमें शुरुआत की जो बुक्स थी वो तो मैं नॉर्मली जैसे पहले करता था कि हाँ जस्ट क्वेश्चन देखने के लिए करता था, ठीक है। उसके बाद जो मैंने पहली बुक खत्म की सैंपल पेपर की, देन दूसरी से मैंने ये किया था कि टाइमर लगता था 3 घंटे का, ठीक है, उससे भी सैंपल पेपर खत्म करना शुरू करता था। तो पहले एक बार अपने सैंपल पेपर गो थ्रू करा, उसके बाद सेकंड सैंपल पेपर पे आया तो हमने टाइमर से करा था, ठीक है। अब सैंपल पेपर फॉलो कौन सा करना चाहिए बच्चों को, इतने सारे आ रखे हैं? सैंपल पेपर ज्यादातर होता है बुक सैंपल पेपर की जो होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बिकॉज बुक्स में क्या होता है कि आपके 5 पेपर के बाद फिर वही पेपर रिपीट होने लगा, उसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो सैंपल पेपर ऑनलाइन ज्यादा बेटर रहता है कि ऑनलाइन जो क्वेश्चन निकालो सैंपल पेपर, मतलब जहां से भी अच्छे सैंपल पेपर मिल जाए, प्रॉब्लम ज्यादा, मतलब एक ही जगह से आप जितने सैंपल पेपर निकालोगे उसका फायदा नहीं, एक जगह से 2 निकाले फिर अगली जगह से 2 निकालना, जितनी डिफरेंशिएट हो पाए, कम से कम 2-3 अलग जगह से ज्यादा सैंपल पेपर, ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिल सके, क्लियर होते हैं, ठीक है।
अगर हम बात करें तो मैथ्स में आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा था और वीक सेक्शन कौन सा था? मैथ्स में मेरा जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन था उसमें तो ज़्यादातर कहते हैं चैप्टर वाइज बात करें, मतलब हाँ कि ये चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग थे, इनमें मुझे ज्यादा मत हमारी नहीं करनी। मेरे ट्रिग्नोमेट्री जो हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह थे वो स्ट्रॉन्ग रह गए, वो स्ट्रॉन्ग हो गए थे। एंड जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह थी वो स्ट्रॉन्ग हो गए बिकॉज उसके अंदर की थोड़ी लॉजिकली रीजनिंग वगैरह ज्यादा हो गई थी, उसमें फिगर्स बनाना इमेजिनेशन ज्यादा हो गई थी। अच्छा, दैट्स व्हाई ज्यादा इजी पड़ गए थे मेरे को थोड़ा जहाँ पे प्रॉब्लम आई थी वो रैशनल नंबर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। बढ़िया। और कहते हैं एक उसके अंदर हमारा लास्ट जो चैप्टर है उसमें स्टैटिक्स में, बिकॉज स्टैटिक्स के जो कहते हैं मीन के फॉर्मूलेस थे वो 2-3 तरीके के अलग अलग थे, वो आप कंफ्यूजिंग हो रहे थे। कंफ्यूज हो जाता कई बार। तो इसमें जबकि नॉर्मली ये चैप्टर्स इजी रहते हैं और बच्चों को ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस बहुत टफ लगते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोमेट्री में वही था ना कि जो टफ थे उसको टफ की प्रैक्टिस करे तो इजी पड़ गया। और जिसकी प्रैक्टिस नहीं करी, हाँ उसमें मीन की फॉर्मूले में को 3 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई, जैसे जो डीआई और यूआई वाली हो गई थी। अच्छा, तो फिर उन वीक सेक्शन को कैसे कोप अप करा आपने? मैंने देखो जैसे स्टैटिक्स में तो मेरे को मेन वीक लगता था कि मेरे जो मीन के क्वेश्चंस होते थे वो वीक लगता था। अब उसमें मैं क्या करता था कि भाई उसको मीन क्या 3 फॉर्मूले मेरे को तीनों समझ नहीं आए, तो मैं एक को स्ट्रॉन्गेस्ट रख लिया कि अगर इसमें स्ट्रांग रहता है कुछ वजह इससे तो मैं कर दूंगा चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। हाँ, अब उसमें कहते हैं लंबे क्वेश्चन जब हो जाते थे बाई चांस, तो मैंने बाकी दोनों की मॉडरेट प्रैक्टिस करी थी कि हाँ अगर कोई स्पेशलाइज इसी में इसी तरीके से करना है तो मैं इसको भी मतलब कर पाऊँ, इतना हो जाए। बड़े बड़े तो आपने मल्टीपल रिवीजन लगा दी थी हर चैप्टर्स की। हाँ, जो वीक थे जिनकी वजह से वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हुए। अब मीन के एक ही फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस करा था कि मीन का वो कॉम्प्लिकेशंस ना रहे। वैसे कौन सा था वो, अज्यूम था फिर? नहीं, नॉर्मल जो एफआई एक्सआई वाला। अच्छा, डायरेक्ट वाले से कर दिया था। बड़े बड़े हाँ, कैलकुलेशन टिपिकल है लेकिन हो जाएगा। कैलकुलेशन मुश्किल होती थी। अच्छा, कैलकुलेशन की बात करते हैं। आपने अपनी जैसे बच्चों की ऑलमोस्ट ना मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सिली मिस्टेक्स, तो आपके साथ वो होती थी? मेरी सिली मिस्टेक्स होती थी बट जब कंसंट्रेशन में आते थे तब नहीं होती थी, बिकॉज एक क्वेश्चन कर लिया उसके बाद इसको एक बार फिर से गो थ्रू करना होता था। यही इसीलिए सैंपल पेपर कहता है कि टाइम जो फाउंडेशन होती है वो इसी से होनी थी कि आपको एक क्वेश्चन कर लिया उसके बाद एक बार उसके गो थ्रू कर लिया। जैसे आपको एक आंसर निकल के आ गया, जैसे आपका कोई सी एक्स वाई का आंसर निकल के आ गया तो एक बार वो वैल्यूज रख के जो चेक करना होता है कि हाँ वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस चीज को लेके। जैसे कुछ होते हैं ना आपके मीन वगैरह हो गया, किसी आपका मीन में होता था कि एक एल के लिमिट में आते थे, मीडियन भी उस एल की लिमिट के अंदर ही आना चाहिए था, उससे बाहर आता था तो गलत हो जाता था। तो वो एक बार रख के एक बार कॉमन लगा के उसको चेक करना ही चाहिए, उसमें कुछ ज्यादा गलती मिल जाती है अगर होती है। जैसे मैथ्स में ना कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उनका टाइम पे पेपर ही खत्म हो पाता, उनको आता तो सारा है लेकिन टाइम पे खत्म नहीं हो पाता, और उसको वो मेन रीजन देते हैं कि हमारी कैलकुलेशन स्पीड स्लो है। तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी से उनकी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज हो पाए। जैसे आपके तो बेसिक स्ट्रॉन्ग थे तो मतलब आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी थी, लेकिन उन बच्चों कैसे जिनकी कैलकुलेशन वीक है? कैलकुलेशन स्पीड के लिए पहली बात है जब भी प्रैक्टिस करो तो फोन को मतलब जो कैलकुलेटर इस्तेमाल उससे दूर रखो, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज थोड़ी बहुत चीजें हो गई, जैसे मान लो कोई सामान लेने जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, तो उसमें जो आता है ना एक तरीके से टोटलिंग का बिल, तो उसको जरूर चेक करते हो, खुद से चलते हैं उसको जैसे वो बनिए करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे लाइन से पूरा कर देते हैं, हमें समझ में ध्यान रखो, उससे कहते हैं उससे इजी बढ़ जाता है हम लोगों को। क्या होता है कि उससे एक तरीके से माइंड में प्रैक्टिस होती है, मसल मेमोरी कहते हैं ना, हाँ जी, वैसे दिमाग के न्यूरॉन की मेमोरी बनती है कि हाँ इन दोनों का सम इतना ही आएगा, इनका सम इतना ही आएगा, और ऑटोमेटिकली मैथ्स की कैलकुलेशन स्पीड में हेल्प करती है। और कुछ जो कहते हैं स्क्वायर्स होते हैं, कुछ नंबर्स के जो पर्टिकुलर होते हैं याद रख लो, वो तो जैसे बोला है तो 20 तक स्क्वायर, 10 तक क्यूब तो एनीहाउ याद होने, 30 तक स्क्वायर तो एनीहाउ याद होने चाहिए। और प्लस जो कहते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं ना, जैसे ट्रायंगल्स के कुछ पेयर्स होते थे उसको याद कर रख लेते थे, जैसे 25 7 वाला टाइप में। ठीक है, ट्रिपलेट्स को कुछ 5 ट्रिपलेट्स को तो याद रखने होते थे। प्लस उसके अंदर कहते हैं हमारे जो उसमें होता था ना कुछ ऐसी चीजें होती थी जो आपको कॉमनली आई जाती थी हर दूसरे तीसरे, वो आएगी हाँ, और वो तो लर्न ही हो जानी चाहिए, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बाद वो तो लर्न ही हो जानी चाहिए कि इतने ये कैलकुलेशन में मेरे को यही आएगा, इस कैलकुलेशन में ये आना ही होता है, वो कुछ चीजें याद हो जाती है। कई बार लगता है ये होता है कि क्वेश्चन जो अगर आपका वही क्वेश्चन एज इट इज भी आ जाता है तो उसमें क्वेश्चंस को थोड़ा सीरियसली करना पड़ता है और वो प्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है। प्रेजेंटेशन बेटर आता है आपका, अगर 95 स्कोर आया तो आपकी एग्जाम की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। मेरी प्रेजेंटेशन इतनी मतलब वैसे नहीं अच्छी नहीं थी, मतलब जो स्टैटिक्स के जो टेबल्स वगैरह थी उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी मेरी। प्लस जो मेरे पूरा मार्क्स आ गए, उस मार्क्स के बाद हमने छोटा होता है ना जो आंसर निकलते थे उसको जरूर अंडरलाइन करके हमें पता था, बिकॉज टीचर पूरे मार्क्स को नहीं देखता, बिल्कुल सिर्फ आंसर देखता है, उसको पता चलता है इतना लंबा आंसर हुआ उससे उसने कर लिया, ऑलमोस्ट ठीक ही होगा। ठीक है, तो मैथ्स का तो यहाँ पे होता है, साइंस की स्टार्ट करते हैं। साइंस का आपका स्कोर कितना था? 90? साइंस में 96 थे मेरे। बहुत ही बढ़िया। तो अगर तीनों सेक्शन में चले तो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे वीक कौन सा था आपका? मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैथ्स रहता था। नहीं, साइंस की बात, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा बायोस में वीक हो जाता था कई बार, बिकॉज उसमें क्या होता था कुछ लर्निंग बहुत ज्यादा है। नहीं लर्निंग डायग्राम्स में गलती होती थी, बिकॉज मेरी जो प्रेजेंटेशन होती थी वो कई बार अच्छी नहीं होती थी। दैट्स व्हाई बायो कभी वीक हो जाता था। फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा चलता था, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ जो रीजन करते थे हम लोग आसानी से हो जाते थे मेरे। बड़े बड़े उसमें कहते हैं जो आप साइंस के थे 3 अलग अलग टॉपिक कहते हैं कि हाँ 3 अलग अलग है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो।
तो उनको अलग लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे आपस में कनेक्ट कहीं ना कहीं कर ही जाते हैं आप लोगों के, कुछ एंजाइम्स वहाँ से कनेक्ट कर जाते हैं, कुछ वहाँ पे फॉर्मूलेज कनेक्ट कर जाते हैं, तो उसको ध्यान लिंक करके पढ़ाई करना बेटर रहता है। पढ़ाई रहता है। अगर हम आपकी बात करें तो आपकी साइंस को लेकर स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब आपने एनसीईआरटी कवर करी, एक्स्ट्रा बुक करी, लक्ष्मी सिंह, आपने कैसे करा? साइंस में एनसीईआरटी एक तो मेन होती है, पहले एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसमें इतनी मेन नहीं, थोड़ी मतलब कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है लगती है। उसके बाद जब उसको डिटेल में आना है तो जो लक्ष्मी सिंह की जो 3 बुक्स होती है अलग अलग, उसको उसमें आसान कर जाती है। आपने भी लक्ष्मी सिंह करी थी? मेरे पास बड़े बड़े लक्ष्मी सिंह की बेहतर। पहले मैंने उसमें फिजिक्स को खत्म किया था, बढ़िया। देन मैं केमिस्ट्री पे गया था, देन बायो पे गया था मैं। अच्छा ठीक है, आप स्ट्रांग से उसमें बढ़िया बढ़िया, ठीक है। बिकॉज़ जो स्ट्रांग से होता है ना, स्ट्रांग से तो ऑटोमेटिकली माइंड अप होता है कि मेरे सिलेबस कवर होना स्टार्ट हो गया, इजी होना शुरू हो गया, ठीक है। उसमें प्रेशर नहीं होता फिर इतना। तो उसके बाद फिर एसटिंग में हम लोग गए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में गए थे, एंड अब जो फिजिक्स के अंदर हो गया, फिजिक्स को मैथ से रिलेट बहुत ज्यादा कर लिया। उससे क्या होता है, मैथ से रिलेट करने के बाद उसके जितने भी फॉर्मूलेज वगैरह थे, बस फॉर्मूलेज याद रखने थे मेरे को, और बाकी तो बस पुट करना है, बाकी दिमाग लगाना है और हो जाता था। तो कैलकुलेशंस में भी यही होता था। एंड जो केमिस्ट्री थी उसमें मेन जो एक्सेप्शंस याद रखने जरूरी होते थे, बिकॉज आजकल उसमें ना केमिस्ट्री में अब तो कम हो गया, पहले जब लास्ट ईयर तक तो थे थोड़े बहुत एक्सप्रेशन थे, मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, जैसे उसका वो एनहाइड्रस नहीं नाम भूल गया उसका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे काफी सारे बच्चों को ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बड़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर केमिस्ट्री की इक्वेशंस में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बायो बहुत इजी रहता है कि लर्न करो, सिंपल कर दो, लेकिन इक्वेशंस और न्यूमेरिकल बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो आपके हिसाब से उन्हें उसे कैसे टैकल करना चाहिए? इक्वेशंस और जो एक सबसे पहले न्यूमेरिकल्स हो गए उसको मैथ से कनेक्ट कर लो, और जो इक्वेशंस हो गए उसको तुम बायो से कनेक्ट कर लो, इससे इजी बढ़ जाता है। अच्छा हाँ, कि उसे बायो से कर लो ताकि आपको वो प्रैक्टिकलिटी में लगता रहे कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, ऐसे होती जा रही है हमारी, उसको याद हो जाएगा। और जो इक्वेशंस हो गई उसको हम लोग मैथ से करके उसमें जो कैलकुलेशन याद रखते थे, एक तरीके से उस क्वेश्चन को ऐसा बना दिया हमने कि हाँ मैथ्स के क्वेश्चन है, उसमें हमें ये मिल रहा है और इसको बस हमें फाइंड आउट करना है उससे आपसे। जैसे लास्ट ईयर एक बच्चे ने क्या करा था, उसने केमिस्ट्री के 3-4 चैप्टर्स की सारी क्वेश्चन एक पेज पे लिख ली थी और हर सुबह उठ के या दूसरे दिन रिवाइज कर लेता था, और एट लास्ट तक उसे सारी क्वेश्चंस लर्न थी। तो वो रट्टा मार गया था, लेकिन उसे क्लैरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से एग्जाम में से बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। कैसे जैसे क्वेश्चंस घूमी ऊपर नीचे हो गया था, क्योंकि टीचर को पता है बंदे ने इसको इतना याद करना है, तो थोड़ा घुमा के देगा ही देगा। इसलिए आपको कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा कि इसको कहाँ से कहाँ लेके जाना है हम लोगों को उसमें। बिकॉज़ कई बार कुछ क्वेश्चंस इक्वेशन ऐसे होती है कि हमें पूरी इक्वेशन याद है, पर हमें क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा कि हमें वो इक्वेशन डालनी है कि दूसरी इक्वेशन डालनी है। ये प्रॉब्लम करते हैं वो कनेक्ट जब होगा जब ही आप कर पाओगे। हाँ, ये चीजें ध्यान रखनी होती है। अच्छा, अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैथ्स से कनेक्ट, बायोलॉजी में जो आपका सेक्शन वीक था उसको आपने कैसे कोप करा था? बायो को मैंने कोप अप करने के लिए, बिकॉज़ बायो में याद ज्यादा करना पड़ता था, तो मैं क्या करता था, बायो के ना जैसे होते थे छोटे स्टिकी नोट्स होते थे, तो उसको बना लिया। अब देन उसको फोन के पीछे चिपका लगा लिया, कहीं उसमें कहते किसी जगह पे जा रहे हो उसकी जगह लगा लिया हम लोगों ने, फिर जो टेबल वगैरह के आसपास है वहां लगा लिया, उसमें आते आते पढ़ लेते थे। अब मेरा जैसे घर में क्या रहता है ना, कई बार पढ़ लेते थे, भाई मेरे को तंग करने में आता था, तो उसको जो क्वेश्चन मेरे को पता नहीं होता था और उसने कहीं से वो नोट देख लिया, तो वो उसी क्वेश्चन को बार-बार पूछता रहता था मेरे से कि हां ये करना है। बहुत अच्छे कंपटीशन में लर्न हो गया, बहुत सही बात है। मेरे दिमाग में बैठ जाते थे वो क्वेश्चन कि हां ये तो मेरा ये इसने पूछने वाला है, तो ये बता कर पहले रेडी है कुछ घर में बेइज्जती हो जाती है ऐसा टाइप में। पीवाईक्यूज की बात करते हैं कि साइंस में पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है? साइंस के अंदर पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंस मतलब जितनी मैथ्स में रखते हैं उतनी नहीं रखते, बिकॉज़ साइंस में क्या चीज है आपकी, जो साइंस के बायो के होते हैं उसमें टीचर्स को ऐसा नहीं कि इसमें रीजनिंग या कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है, उसमें टीचर एक लाइन पढ़ सकता है एंड उसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो साइंस में जो फिजिक्स के और केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायो के मुकाबले, बिकॉज़ बायो में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती उसके पीवाईक्यूज वगैरह। उसमें बायो में क्या है, आपको जितने जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है और से आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा नेसेसिटी है पीवाईक्यू से बायो में, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में पीवाईक्यू अच्छे से आने चाहिए नेसेसिटी पुराने, क्योंकि बिकॉज जो जितने लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा जाती है ना, उसको टीचर्स क्या कोशिश करते हैं कि मतलब पुराने क्वेश्चन डालते हैं, बिकॉज उसमें फिर गलतियां बहुत हो सकती है। अब गलतियां हो गई तो उसमें फिर उन पे बात हो गया, इस वजह से वो लोग पुराने क्वेश्चन डालते हैं वो लोग। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सैम्पल पेपर की बात करते हैं कि आपने सैम्पल पेपर कब लगाना स्टार्ट कर दिया, कौन से मंथ में? मैंने सैम्पल पेपर जैसे मेरे तो पहले खत्म हो गया था, उसके बाद रिवीज पहले मैंने क्या किया था, जब जो मेरे 9th के आसपास में खत्म हुआ था, फिर 10th में मैंने ऑलमोस्ट ज्यादातर रिवीजन करी थी, ठीक है। एंड मैंने जो अक्टूबर नवंबर के आसपास था तब मैंने साइंस और मैथ्स के पीवाई सैम्पल पेपर लगाना शुरू कर दिए थे मैंने। बहुत सही, काफी जल्दी, हां बहुत बढ़िया। इससे क्या हुआ था, मेरा इजी बढ़ गया था, ज्यादातर जितने भी जो सैम्पल पेपर होते जाते थे मेरे खत्म होते जाते थे। अब ये नहीं कि एक बार सैम्पल पेपर खत्म हो गए मेरे तो मैं उसको दोबारा नहीं कर रहा था, मैं उसको बार-बार करते जाता, जिससे क्या था क्वेश्चन याद हो जाए मेरे। बहुत सही, तो आपने मल्टीपल टाइम भी सैम्पल पेपर को करा, 2 या 3 बार हर एक सैम्पल पेपर लगाया था। जैसे थे जो मेरे सैम्पल पेपर जो मैंने करे थे उसमें से उठ के एज इट इज क्वेश्चन आ गए बिना किसी भी चेंज के। बहुत सही, क्योंकि टीचर्स भी क्या करेंगे उसको उनको खुद से कितने नए क्वेश्चंस बना पाएंगे वो, ये भी पॉसिबल नहीं है। जितने उसमें होते हैं सैम्पल पेपर से वो भी उसमें से उठाते जाते टाइम। बड़े 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 ये करते वो लोग भी। तो आपने और आप कैसे वही सेम 3 आवर का टाइम लगाया सैम्पल पेपर करे? टाइमिंग क्या थी? आप सुबह लगाते थे पेपर के टाइम पे सेम, या फिर कभी भी लगा लेते थे? मैं क्या करता था, सुबह के टाइम पे मेरी जैसे होता है ना घर में, मतलब पढ़ाई सुबह के टाइम पे होती नहीं ज्यादा, बिकॉज घर में 10 लोग हैं, बातें चल रही है, काम हो रहा है, तो उसमें क्या होता है रात का टाइम जैसे होता है ना, रात के 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद
उस समय मैं बैठता था, मेरे को पता था कि मैं कि भाई मेरे को शांति आराम सुबह से उठना ही नहीं है। हाँ, मेरे को सुबह 11-12 बजे को उठता था मैं नॉर्मली, बट क्या कहता है रात को 12 से 3, 4, 5 ऐसे बजे तक उस समय जाके उस समय मैं कवर अप कर लेता हूँ सुबह के डिस्ट्रैक्शन से भी बच जाते थे। हाँ, क्योंकि उसमें क्या था सुबह के टाइम में आप क्या कई लोग कहते हैं कि सुबह के टाइम जल्दी उठ के पढ़ाई करने में दिमाग तेज होता है, वो पता है, तो उससे आपका दिमाग कितना तेज करे उससे फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आपको दिमाग जहाँ लगना है वहाँ ऑक्यूपाइड नहीं हो, डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही है तो क्या फायदा, जितना तेज चले वो फायदा नहीं। आपका दिमाग कम चल रहा है पर हाँ एक ही जगह पे ऑक्यूपाई हो रहा है तो उस समय वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। इसी से बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने डिस्ट्रैक्शन जैसे इस टाइम के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इनसे टाइम भी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ टाइम वेस्ट वहीं पे हो रहा है, तो आपने इसे कैसे कोप किया? इसके 2 तरीके होते हैं। पहली चीज तो ऐसे होती है कि आपको ना जैसे डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं आप लोगों के साथ, तो उसमें क्या करो कि जैसे घर में होते हैं ना, घर में कोई एक हो जो बहुत सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, तो उनको बोलो कि नहीं आप मेरे इसमें लॉक लगा दो इसके अंदर से करके और पासवर्ड ना बताए, तो उससे आप आपका एक प्ले स्टोर पे और 2-3 जो डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप्स हैं उन पे आप लॉक लगवा लीजिए, उससे तो आपने किससे लगवाए थे लॉक? मेरा लॉक नहीं लगा था, मेरा तो दूसरे तरीके हुआ था मेरे, बिकॉज उस समय मैंने फोन को रखा हुआ था अलग साइड पे। तो मेरा क्या होता था कि मैंने क्या किया, जैसे जब मैं अक्टूबर से पहले, उस समय क्या था, अभी तो से टाइम नहीं है ना, बट जैसे अक्टूबर से पहले के टाइम में क्या था, मैंने जितनी डिस्ट्रैक्शन थी उन सब पे एक बार दिमाग पूरा दे दिया मैंने कि अच्छे दिमाग इसको पूरा इस्तेमाल कर लिया, सोशल मीडिया दिमाग उससे फेड अप हो गया धीरे करके, ज्यादा यूज करने से ठीक है, दिमाग किसी भी चीज से आपका फेड अप हो ही जाता है बिल्कुल। उससे क्या अब मैं उसके बाद मन ही नहीं करता कि हाँ चलो बैठ के फोन देखूं या बैठ के करूं, उसका मन ही धीरे धीरे करके आपका हट जाएगा उसके ऊपर से, बिकॉज एक चीज को आपको मना करें ना बार बार तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी आपको उसका दिमाग उस तरफ जाता ही है, पर जिससे आप एकदम फेड अप हो जाते हो उसके बाद दिमाग जाएंगे। बहुत सही बहुत सही। तो आपने एक्सरसाइज यूज करा उसके बाद बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बीच में चलाते थे? मेरा ऑलमोस्ट छूट ही गया था बिल्कुल ही। अब जैसे कभी हो जाता है, जैसे मान लो पूरा पढ़ के बैठे हुए आप उसमें टाइम पास नहीं हो तो उस समय एक्सरसाइज कर लिया, या कहीं नाक के बराबर था, कहीं गए हैं तो उस समय हमने चला लिया इस्तेमाल कर लिया, उसमें एंड उस समय YouTube के जो शॉर्ट्स गए थे वो भी इतने चले थे, तो ऐसे मेरे को रील्स देखने का मतलब कोई ऐसा मतलब मन करता नहीं था मेरा, शॉर्ट्स उस समय चले नहीं थे, तो उस समय मेरा इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी अभी के मुकाबले। बहुत सही बहुत सही। बिकॉज मैं फ्रेंड्स सर्कल उस समय ऑलमोस्ट छोटा करे हो ही रखा था। हाँ स्मार्टली कि जितना कम डिस्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा बेटर है, तो ना फालतू का टाइम। एक्सरसाइज वगैरह आप एक्सरसाइज करते थे? एक्सरसाइज सुबह थोड़ा बहुत रहती थी, इतनी नहीं रहती थी। 12 बजे तो उठ रहे थे आप, 11-12 बजे मतलब नॉर्मल स्ट्रेचिंग कर लेते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। घर से बाहर निकलने में खेलने गया मैं इतना मन करता नहीं था उस समय, बीच में कभी महीने में एक बार से चले गए तो चले गए, नहीं तो ऑलमोस्ट पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहता है, बहुत है तभी 96 बहुत सही। अब आते हैं उसके ऊपर कि आपका डे रूटीन क्या रहता था। अब मैं मेन बात करूँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब बच्चे स्कूल या तो प्री बोर्ड देने जा रहे हैं फिर ऑलमोस्ट जा ही नहीं रहे, उस टाइम आपका कैसे हो शेड्यूल रहता था? मेरा वही टाइम रहता था जैसे 12 बजे के आसपास हम लोग ऐसे 11 बजे उठ रहे हैं, फिर नॉर्मल तैयार होते थे, देन उसके बाद मैं बीच में पढ़ने बैठ जाता था थोड़ी देर तक, जैसे मान लो 1 बजे से हमने पढ़ने बैठे और 3 बजे तक। अब इसमें टाइम टेबल कभी फिक्स हो नहीं सकता, बिकॉज हर एक बंदे के ना अलग अलग रहता है, इस टाइम पे कोई उठ रहा है, इस टाइम पे किसी नींद खुल रही है, सबका डिफरेंट है। तो उसकी जगह टाइम कितना देना है वो फिक्स रखता था मैं, क्या 1 से 2 मैंने कर लिया, उसके बाद जैसे मान लो 5-10 मिनट आराम करा, उसके बाद 1 से 3 बजे बैठा, 2:30 बजे बैठा, तो उसमें 2 घंटे 3 घंटे एक टाइम पे लगा लिया मैंने, बहुत सही। ठीक है। फिर उसके बाद जब थोड़ा बहुत जैसे स्ट्रोल करा, खाना पीना कुछ खाया उसके टाइम में 1 घंटा निकाला, फिर उसके बाद ट्यूशन वगैरह जाके देन घर पे बैठता था, तो 9 से 11 बजे के आसपास घर में होते थे, तो उस समय टीवी वगैरह चलता था 9-10 बजे तक, ठीक है। उसके बाद जब होता है आपका मेन स्टडी साइकिल उसके बाद स्टार्ट होता था, जब सब लोग सो जाते थे ना, उसके बाद से 11 बजे मैं बैठा, 11 से 3, 11 से 5, 11 से 6 से पूरे को पूरा टाइम यूटिलाइज कर दिया। उस समय डिस्ट्रैक्शन होती नहीं थी, मेरे को कुछ पता नहीं था उस समय फोन में क्या करूं मैं क्या नहीं करूं, उसमें बेटर रहता कुछ होता नहीं था। अच्छा, जैसे बच्चों की ये प्रॉब्लम भी रहती है, वो लगातार ना काफी देर बैठ नहीं पाते, तो आप पोमोडोरो यूज करते थे या फिर आप में था कि हाँ मेरी सेटिंग ज्यादा लंबी है मैं कर लेता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं? मेरे को ऐसा इसमें ज्यादा था कि आपको जितना ज्यादा कंफर्ट में आओगे उसमें नींद आती है, बिल्कुल, ठीक है। सर्दियों में तो, गर्मियों में ज्यादा गर्मियों में कैसे बैठो, एग्जाम भी सर्दियों में ही है, बिल्कुल सर्दियों में आपको सर्दियों में नींद आ जाती है। उसमें क्या करता था मैं कि जैसे मान लो बैठे गए, उसमें बैठने में क्या होता बंदा थोड़ी फेड अप हो जाता, पीठ वगैरह में प्रॉब्लम होती थी, तो उसके बाद जैसे हम लोग लेट गए, अब लेटते हुए नींद ना आया उसके नींद पक्का आनी है, तो उसमें क्या करो जैसे पूरा मत लेटो, जैसे होता है किसी कोई कहीं कुर्सी पे हो गए तो कुर्सी वगैरह पे ऐसे लेट गए, 2 कुर्सी लगा के, उससे क्या होता है नींद नहीं आ पाती, चेंज करते रहो ताकि एक जगह पे कंफर्टेबल ना हो पाओ। जैसे कंफर्टेबल जैसे उन्हें कंफर्ट जोन में आया आपको नींद आने लग जाएगी, आलस आने लग जाएगा, तो कंफर्ट जोन को आप स्विच करते हैं और ऐसा बस 1-2 हफ्ते तक करना है, फिर आपकी बॉडी को आदत लग जाएगी कि रात को नहीं सोना और सुबह जागना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो जाता है एक चीज की आप करो ना, जैसे मोबाइल की आदत पड़ जाती है, वैसे उसकी आदत पड़ती है। बहुत सही बहुत सही। अगर आपको एडवाइस देनी हो 10th के बच्चों को अब कि उन्हें मैथ साइंस में क्या ध्यान रखना चाहिए क्या नहीं, तो वो क्या रहेगी? मैथ साइंस में तो पहली बात तो टाइम देना सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना टाइम दोगे आप उतना ज्यादा बेटर उसमें पढ़ पाओगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, मैथ साइंस के अंदर जैसे मेन हम लोग फोकस करते हैं तो उसमें आपको पीवाई के उस पर ध्यान देना है
ठीक है। प्लस आपको क्या ध्यान देना उसके अंदर कि जो आपकी जो टाइम बाउंडेशन है, क्योंकि कई बार क्या होता है पूरा पेपर आ रहा है हम लोगों को पर हम लोग टाइम से उसको उतार नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे। मेन प्रॉब्लम एंड लैंग्वेज जो होती है ना कि लिखने की लैंग्वेज दिमाग में सब कुछ चल रहा है, जैसे प्रेजेंट कैसे करना है वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कुछ प्रेजेंटेशन में बात करके प्रेजेंटेशन कैसे बेटर करनी है बच्चों को। मेरी सिंपल प्रेजेंटेशन क्या रहती थी, नॉर्मल में पूरा आंसर लिख देता था, देन उसके बाद जो सबसे ज्यादा की पॉइंट्स होते थे जिसमें मेरे को होता था कि हाँ टीचर ने इसको पढ़ लिया तो मार्क्स मिल जाएंगे, तो उसको मैं अंडरलाइन कर देता था। ठीक है, पूरा ऊपर से बोला नहीं आता, जस्ट अंडरलाइन करके छोड़ देता। उसमें क्या था, टीचर का उस पर ध्यान जाता था, वहीं से टीचर मार्क्स दे देता था। ऐसा मेन बायो की चीजों में ऐसा ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी होता था। बायो में एसएसटी में वगैरह में बहुत अच्छा लंबे आंसर्स होते थे, उसमें मेन की पॉइंट्स हो गए कि हाँ इस डेट को ये हुआ था या ये ऑर्गन ये काम करता है, बहुत बढ़िया। तो उससे फिर मेरे टीचर को इतना इसको लिखा हुआ है तो बाकी सब पक्का सही होगा। चेक करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। और मैथ्स में भी सेम आपने का लास्ट आंसर को अच्छे से अंडरलाइन कर दिया ताकि उसको फार्मूला लगा उसको एक जगह पे अलग से बॉक्स में लिख के हाँ ये फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे। बहुत सही, तो पता लगे फार्मूला भी यूज हुआ है, आंसर भी ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब सही होगा। सबको सही होगा। बाकी सब तो टीचर पूरी कैलकुलेशन नहीं देगा, उस टीचर को एक दिन के अंदर आपके लगभग 20-50 पेपर चेक करने तो उस पर भी इतना टाइम नहीं, उसको भी जल्दी करना है। इसके लिए जितना इजी रहेगा उतना बेटर रहेगा। उसको इजी आप टीचर को जितना ज्यादा रिलैक्स करोगे उससे उतना ज्यादा कुछ आपको मार्क्स दे देते हैं। तो आप जो पेपर अटेम्प्ट करते हो सीक्वेंस में होता था या फिर कोई सा जो क्वेश्चन आ रहा है? मेरा पहले क्या करता था, मैं पहले सबसे पहले जो एमसीक्यू कर लिया वो कर लेता, देन जो बड़े आंसर्स होते थे उसको कर लेता, बिकॉज बड़े आंसर में क्या था आपको शुरुआत में टाइम होता है आपके पास, आपको ज्यादा टाइम देगा उसमें लंबे आंसर लेते था। बिल्कुल। देन उसके बाद से छोटे छोटे ऐसे फिर धीरे करके आता था, एंड करते थे। एमसीक्यू में जैसे बच्चों को बहुत वो रहता है कि यार इजी तो है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो एमसीक्यू कैसे टैकल करते थे? एमसीक्यू तो ज्यादा जितने हो सके ना, एमसीक्यू तो आपने जैसे मान लो दिन में आप बैठे 10-15 क्वेश्चन लगाए, उस एमसीक्यू के सारे आंसर्स आपको याद हो गए, ऐसे करके एमसीक्यू सबसे ज्यादा आसान होता है, एमसीक्यू को याद कर लो, उससे हाँ इजी, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे मेरे को लगता है कि एमसीक्यू को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका जितनी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी उतना ज्यादा बेटर है। और नहीं हो रहा है तो रेगुलर 10-10-20-20 एमसीक्यू लगाते रहो पीवाईक्यूज के, क्योंकि ऑलमोस्ट काफी सारे रिपीट होने वाले हैं, तो आपके काफी ज्यादा हो ही जाएंगे। असर्शन रीजन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, आप उसे कैसे टैकल करते थे? असर्शन रीजन में नॉर्मल चीज यही है कि असर्शन रीजन में ध्यान मतलब वो देना नहीं कि असर्शन रीजन हम लोग कर रहे हैं उस तरीके से नहीं करना। उसमें क्या करो कि जो आपने पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ रखे ना, आपने असर्शन की लाइन पढ़ी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ उसको ट्रू फॉल्स की तरह से ले लो, असर्शन जो है उसको ट्रू फॉल्स की तरह से ले लो, ठीक है। अगर वो ट्रू है तो अगर लग रहा है कि हाँ सही है तो ठीक है, उस पर रीजन पे बढ़े। अब रीजन भी सही है तो पहले चीज क्या होती है, तो 4 ऑप्शन होते हैं कि एक की दोनों सही है, सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज अलग हो जाती है। पहले तो आपका ये हो गया कि एक भी दोनों में से गलत है तो आपका आंसर तो वही कंफर्म हो जाता है पहली चीज तो। अब अगर आपको दोनों सही है तो उसमें क्या चेक करना था कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ वो रीजन तो आपको असर्शन दे रखा है उसको आप क्वेश्चन में चेंज कर दो, जैसे उसमें होता है ना कि हाँ कि ये चीज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और अगर वो रीजन वैलिड आंसर मिल जाए तो रीजन हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने ना बहुत से बच्चों को देखा जिनको मैथ्स का बहुत ज्यादा फोबिया होता है, वो डर बना के बैठे, उन्हें आता भी है लेकिन उनके स्कोर नहीं आते, तो उनके दिमाग में डर बैठ जाता है कि यार मैथ्स मुझसे होगी नहीं, और बहुत बच्चे होते हैं। तो आप इसका क्या बोलोगे कि इसे कैसे टैकल करना चाहिए? जिस चीज को लग रहा है कि हाँ जिस चीज को डर लग रहा है उस चीज पे आप उतना ज्यादा चलते हैं, उस चीज की तरफ जाओ, जितना ज्यादा फेस करोगे उतना कम होता है। जैसे होता है किसी को भूतों का डर लगता है तो उसको रात में कहते हैं वॉक करने चले जाना चाहिए, 1-2 दिन में अपना डर खत्म हो जाएगा उसका। बहुत सही। इसको इतना डरा दो कि उसको उस चीज से डर लगना ही बंद हो जाए। तो बेस्ट है कि जितनी ज्यादा डर लगता है उतना मैथ्स करो, ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे डर के करने कम होने लगेगा। आपका क्या धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इजी से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल और धीरे-धीरे टफ लेवल पे पहुंचो। अब इतना टफ नहीं आता कि इजी से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है यार, फिर इतना टफ पहुंच गए क्वेश्चन हो ही नहीं, फिर दोबारा तो इजी मिड फिर टफ, एक लेवल इंक्रीज करते हैं हर एक, और जितने ज्यादा क्वेश्चन उसके उतने ज्यादा करना है, तभी हमारा फोबिया खत्म होगा, फोबिया उसमें तब से इजी बढ़ जाता है। ठीक है, थैंक यू ध्रुव आने के लिए।